साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हरिद्वार दौरे पर है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहे मौजूद। पान से बनी झीलें पैदा कर रही हैं हानिकारक गैस। IIT वैज्ञानिकों ने शुरू किया अध्ययन। गैसों के दुष्प्रभावों और इसके समाधान पर कार्य कर रहे वैज्ञानिक। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और मैं हूं जुबैर खान। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में विधि विधान से खोल दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की ओर से धाम में पूजा की गई। रमेश पोखरियाल निशंक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत ऑनलाइन पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा केदार से विश्व में फैली कोरोना महामारी से समस्त प्राणियों की रक्षा की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक्कूधारियों की उपस्थिति रही। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष भी केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के बिना ही खुले। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित की है। मंदिर में सिर्फ रावल, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक्कूधारियों को पूजा अर्चना की अनुमति होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड और मंदिर समितियों द्वारा चारों धामों में पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जन कल्याण के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को देहरादून कैंप कार्यालय में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित संयुक्त सिविल मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एम्स ऋषिकेश भी पहुंचे और टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट गरुड़ का उद्घाटन किया। रानीखेत स्थित संयुक्त सिविल मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान देहरादून कैंप कार्यालय में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, रानीखेत विधायक करण माहरा, सचिव अमित नेगी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि रानीखेत में 50 बेड क्षमता वाले संयुक्त अस्पताल में 10 बेड ऑक्सीजन युक्त बनाए गए हैं। यह अस्पताल कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर और जिला प्रशासन अल्मोड़ा के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए हैं। अस्पताल के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा
कि सेना और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए इस अस्पताल का लाभ रानीखेत और आसपास के इलाकों को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन अल्मोड़ा को निर्देश दिए कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने की कोशिश भी की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश पहुंचकर आज एम्स द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा गरुड़ का उद्घाटन किया। बता दें कि इस टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए प्रदेश की सभी 110 तहसीलों में देश भर के 898 प्रशिक्षित मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों द्वारा मेडिकल संबंधी जानकारी और परामर्श दिया जाएगा। इस सेवा के जरिए प्रदेश की जनता को फोन के माध्यम से एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का परामर्श मिल सकेगा। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मेडिकल और पैरामेडिकल के नौजवानों द्वारा एम्स ऋषिकेश में की गई ये पहल बेहद सराहनीय है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की तैनाती की जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के नेहरू युवा केंद्र में ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इलाज के दौरान ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होना बेहद जरूरी है। साथ ही प्रदेश के युवाओं से बढ़ चढ़कर रक्तदान की भी उन्होंने अपील की। वहीं उन्होंने कुंभ मेले के सवाल पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कहा कि कुंभ मेला अब खत्म हो चुका है। अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि कोरोना के फैलाव को रोकने पर फोकस करना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार लगातार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में जुटी हुई है। काल चल रहा है और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हमारे जितने भी रक्त बैंक हैं उनमें रक्त की कमी महसूस की जा रही है और कोविड के कारण जो लोग एनेमिक हैं, विशेषकर महिलाओं में ये दिक्कत आ रही है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसे में उनको ब्लड की आवश्यकता है। आजकल 18 से 45 आयु के जो बच्चे हमारे युवा हैं उनको टीका लग रहा है, टीकाकरण हो रहा है और टीकाकरण के बाद 1 माह तक रक्तदान निषिद्ध है। और इसलिए हमने कहा कि एक स्लोगन दिया कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं कि हमें अधिक रक्त की आवश्यकता है तो उस समय दिक्कत महसूस न हो और लोगों की जान बचाई। वहाँ ये सारा विषय जब सामने आया तो हमने इस ब्लड डोनेशन को एक अभियान के रूप में ले लिया और उस अभियान में हमने हमारे जितने विधायक हैं, जितने जिला अध्यक्ष हैं, हमने सबको एक पत्र लिखा और तत्काल इसमें कहा कि जहां अपने हॉस्पिटल से संपर्क करके, ब्लड बैंक से संपर्क करके जहां जितनी आवश्यकता है वहां ब्लड की व्यवस्था करें। इसमें हमारे 3 दिन 4 दिन में लगातार अनेक स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। जहां भी आवश्यकता होगी ब्लड की वहां उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा संचालित हेल्पिंग हैंड कोविड केयर सेंटर पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने दौरा किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का तमाम लोग पालन करें। साथ ही अब कोरोना के मरीजों में देहात क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सरकार द्वारा गांव-गांव में वैक्सीनेशन और कोविड जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा शहर में जनता के लिए कोविड सेंटर खोला गया है, जिसका क्षेत्रवासी लाभ उठा रहे हैं और ये उनकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि आज कोविड सेंटर का मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सीएमओ हरिद्वार ने इसका निरीक्षण किया। जनता से अपील करना चाहता हूं, जो भी भारत सरकार की कोविड से बचने की जो गाइडलाइन है जनता उसका पालन करें और
समय समय पर जो डॉक्टर सलाह देते हैं किस दवाई का इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करें। और निश्चित रूप से जो बात आपने कही है कि इस समय कोरोना गांव की ओर जा रहा है, मैं समझता हूँ सरकार ने ये आदेशित किया है कि गांव में जाएं, टेस्टिंग करें और टेस्टिंग की रिपोर्ट जो 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद आनी चाहिए। तुरंत मरीज को उसकी रिपोर्ट दी जाए ताकि वो समय पर अपना इलाज करवा सके। आज मैं रुड़की के दौरे पर आया था, जो हमारे कोरोना सेंटर हैं, इस समय हमारे जो विधायक है प्रदीप बत्रा जी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम इस समय कोरोना के समय में कर रहे हैं। इनके काम से प्रेरणा पीएमओ और सीएमएस रुड़की आज यहाँ पे हॉस्पिटल में विजिट किया और इनके द्वारा मेरे को एक डॉक्टर की मांग रखी है कि डॉक्टर सरकारी में और मिलना चाहिए। जिस प्रकार से पेशेंट आ रहे हैं और इंक्वायरी आ रही है, एक डॉक्टर हमें और चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक नई स्कीम शुरू करी है, दवाई की किट बनाई है हम लोगों ने हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर के नाम से। वो हम जो यहाँ पर टेस्ट कराने आ रहे हैं और जिनको बुखार वगैरह उनको फर्स्ट एड की किट दे रहे हैं और गाँव में भी जाकर इसको बांट रहे हैं हम लोग, जिससे कि गाँव में जो ज़्यादा फैल रहा है मामला वो आगे ना बढ़े और लोग अभी से जागरूक और सतर्क हो जाए। हैं कि उत्तराखंड के रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा संचालित हेल्पिंग हैंड कोविड केयर सेंटर पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने दौरा किया और यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आम जन से अपील भी की कि सरकार द्वारा बताई गई तमाम गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कोरोना के मरीजों में शहरों के साथ साथ देहात क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सरकार गांव-गांव में वैक्सीनेशन और कोविड की जांच करा रही है। लेकिन गांव के लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें और सरकार की ओर से बताई जा रही तमाम गाइडलाइंस का गंभीरता के साथ पालन करें। यूनियन की कोशिशों से पत्रकारों को कोविड-19 वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर में पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वहीं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पछुआ दून अध्यक्ष भूपेंद्र नेगी के प्रयासों के चलते ये मुमकिन हो सका। भूपेंद्र नेगी ने पछुआ दून क्षेत्र के पत्रकारों की सूची तैयार करके जिला सूचना अधिकारी को भेजी, जिसके बाद शासन से पत्रकारों को वैक्सीनेशन के लिए अंतिम सूची जारी की गई। देखिए, इसके बारे में तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश के चौथे स्तंभ को आज फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। देना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं पछुआ दून श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आज यहाँ विकास नगर ग्राम रुद्रपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य रुद्रपुर में जो आज 8 आदमी का हमारा वैक्सीनेशन हुआ है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वैक्सीन किया गया है। और मैं पुनः एक बार हमारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए पत्रकारों को भी सरकार की ओर से हिदायत दी गई है कि वो भी वक्त वक्त पर कोरोना की जांच करवाएं और वैक्सीनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी इस महामारी पर लगाम लगाई जा सकती है, तभी इस महामारी पर नकेल कसी जा सकती है। इसी एक कड़ी में आज विकासनगर उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन पत्रकारों को लगाई गई। इस मौके पर यूनियन से जुड़े तमाम अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में काम करने वाले पत्रकार मौजूद रहे और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के इस अभियान में हिस्सा लिया। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सामने आई हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर से, जहां पर विकासनगर में पत्रकारों ने आज कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई। जिस तरह से लगातार कोरोना की जद बढ़ती जा रही है, कोरोना लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, उसे देखते हुए ये अभियान आज शुरू किया गया। और फिलहाल आपने उत्तराखंड में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस बार भी जारी है खबरों का सिलसिला।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपनू उत्तराखंड में। बागेश्वर जिले में मिशन हौसला के तहत पुलिस आम लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी मदद करने में भी जुटी हुई है। पुलिस ने अब तक 8 शवों का अंतिम संस्कार कर भी दिया है। बता दें कि बागेश्वर जिले में पुलिस कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फेस मास्क बांट रही है, साथ ही जरूरतमंदों को राशन का वितरण भी कर रही है। करीब 50 लोगों को दवा का वितरण किया भी जा चुका है। काफी संख्या में कोरोना संक्रमितों को एम्बुलेंस और सरकारी वाहनों से अस्पताल या उनके घर भी पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा एक मिशन हौसला नाम से इसको जो है नाम दिया गया है, जिसमें कि पब्लिक को भी पूरी तरह से असिस्ट भी करना है। हमें केवल उनको रेस्ट्रिक्ट ही नहीं करना है, बल्कि उनको पूरा सहयोग करना है। इसके लिए मुख्य रूप से जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको पब्लिक को कैसे हम अवेलेबल कराएं, इसी तरह से उनके मूवमेंट को कैसे फैसिलिटेट कराएं कि उनको मेडिकल के लिए जाना है या किसी नीडी जगह पे जाना है तो उसके लिए हम उनको व्हीकल्स भी कोशिश करते हैं प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का भी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट करके उनको ऑक्सीजन भी दिला रहे हैं। और दवाएं हैं जो यहाँ नहीं मिल पा रही हैं, अगर हल्द्वानी या कहीं दूर से मंगानी है तो उसके लिए भी कई हमारे पास कॉल आई है। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी अपने जनपद स्तर पे बनाया है, इसके हमने प्रचार भी किया है और अब तक हमारे पास 50 से अधिक कॉलें आ चुकी हैं पिछले 1 हफ्ते में, जिसमें हमने लोगों को फैसिलिटेट किया है ऐसी नीडी। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना के लिए बन रहे बांध और इनसे बनी कई किलोमीटर लंबी झीलों के पानी से उत्सर्जित होने वाली गैस ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है। इनमें मीथेन आदि गैसें हिमालय समेत अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक असंतुलन की वजह बन रही हैं। आईआईटी के वैज्ञानिक झीलों से उत्सर्जित होने वाली गैसेज के दुष्प्रभाव और इसके समाधान पर काम कर रहे हैं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन नई दिल्ली की ओर से आईआईटी रुड़की और संस्थान के एक स्टार्टअप इनोवेंट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को एक प्रोजेक्ट सौंपा गया है। इसके तहत संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर नयन शर्मा, डॉक्टर बीआर गुर्जर बांधों से बनी झीलों से उत्सर्जित होने वाली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा और इसके दुष्प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। स्टडी के लिए हिमाचल प्रदेश की रावी नदी पर डलहौजी के पास बने चमेरा डैम को चुना गया है। बता दें कि यहाँ कई किलोमीटर लंबी झील बनी है। वैज्ञानिक डॉक्टर नयन शर्मा ने बताया कि वैश्विक स्तर पर हुए अध्ययन में साबित हुआ है कि पिछले 20 सालों में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले जलवायु परिवर्तन में 86 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में देश भर में बनी 5000 से ज्यादा झीलों का अध्ययन और मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के उपायों को अमल में लाया जाना बेहद जरूरी है। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केदारनाथ विधायक मनोज रावत की पहल पर ग्राउंड लेवल वर्कर्स की ट्रेनिंग और टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसमें दून मेडिकल कॉलेज के साथ ही कुछ अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। पहले चरण में मेडिकल स्टोर संचालकों, आशा और ग्राम प्रधानों को मरीजों को प्राथमिक स्तर पर दवाइयां देने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे गाँव में ही कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन के दौरान दवाएं उपलब्ध करा सकें। साथ ही डॉक्टर्स का ग्रुप बनाकर मॉनिटरिंग और सलाह भी ली जाती रहेगी। अपनी विधानसभा के हर गांव में, विधानसभा ही नहीं बल्कि हम तो रुद्रप्रयाग जिले की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 काम हम इसमें कर रहे हैं। एक तो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं जो बेसिक ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, इनकी सब ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें आशा वर्कर हैं, जो फार्मेसिस्ट दुकान खोलते हैं, जिनको हम केमिस्ट कहते हैं, केमिस्टों की हो गया, प्रधानों की हो गया। हम ऐसी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ऑनलाइन कि उनको दवाइयों का ज्ञान हो और गाँव में ही आदमी को आइसोलेशन में रह करके दवाइयाँ मिल पाएँ। और दूसरा पार्ट हम ये कर रहे हैं कि हम 15 से 50 डॉक्टरों के करीब का एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हेल्पेज इंडिया हमको मदद कर रहा है और देश के डिफरेंट पार्ट के डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं। वो हम टेलीमेडिसिन सर्विस के जरिए हम सोमवार से हेल्पेज इंडिया के साथ मिलकर के कोरोना संक्रमण को रोकने और संक्रमित लोगों के उपचार के लिए सरकार व्यापक प्रसार कर रही है। पौड़ी जिले में ग्रामीण इलाकों तक दवा पहुंचाने के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 6 गोलियों का मेडिकल किट दिया जा रहा है। परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है या जिसमें कोरोना के संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनको एक किट उपलब्ध करवाई जा रही है। बता दें कि पौड़ी जिले में 1933 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, जिनमें से 1900 लोगों को कोविड औषधि किट उपलब्ध कराई जा चुकी है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा ये कोविड किट जीवन रक्षक साबित हो रही है।
इस प्रकार आजकल हमारे ग्राम सभाओं में देखने को मिला, लोगों को बुखार आ रहा है और सर्दी लग रही है, जुकाम लग रही है, जिसमें कि कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उनको ये किट देके और उनको उसमें सारी दवाइयां दी गई हैं कोरोना से संबंधित, बुखार से संबंधित, और वो अपने आप को घर में आइसोलेट कर दें और इन किटों को लें ताकि जो है बीमारी बढ़े ना। और हमारे प्रत्येक ग्राम सभा में हमने ये किटें बंटवाई हैं ताकि मेरे विकास खंड में कोविड का ज्यादा असर को देखने को न मिले। हम लोग यहाँ ग्राम सभाओं के लिए दवाई पैक कर रहे हैं, जो हमारे पौड़ी ब्लॉक के लिए पैकिंग कर रहे हैं, जिसमें 63 गाँव के लिए हमने दवाई इकट्ठा करनी है। इसमें हम 10 महिलाएं हमारे महिला SHG स्वयं सहायता समूह द्वारा ये होम आइसोलेशन मेडिसिन किट जो है उसको तैयार किया जा रहा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अभी जो है 20-20 किट जो है हम तैयार कर रहे हैं। कल लगभग हमने 1000 किट तैयार कर चुके हैं और जो आज वितरित किए जाने हैं, और साथ ही आज का टारगेट हमारा 1000 किट और जो है तैयार। एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने वाले डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित कोविड संक्रमितों को अब अनिवार्य रूप से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की जांच कराई जाएगी। संस्थान में भर्ती एक ब्लैक फंगस से संक्रमित की मौत समेत 17 केस मिलने के बाद एम्स प्रशासन ने ये फैसला किया है। संक्रमितों की निगरानी और जांच के लिए एक 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम भी गठित की गई है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के रिकॉर्ड संक्रमित मिलने के बाद एम्स प्रशासन सचेत हो गया है। शनिवार रात को एम्स में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने की खबर से योग नगरी में हड़कंप मच गया, लेकिन अब एक संक्रमित की मौत और 16 अन्य लोगों में ब्लैक फंगस संक्रमण की पुष्टि के बाद एम्स में ही नहीं, सरकार और स्वास्थ्य महकमा भी सकते में है। हालांकि एम्स प्रशासन ने संक्रमण नियंत्रण और संक्रमितों के उपचार के लिए बड़ी तेजी के साथ प्रभावी कदम उठाए हैं। उत्तराखंड में कोरोना काल में मरने वाले लोगों की संख्या भले ही सरकारी आंकड़ों में दर्ज न हो पा रही हो, लेकिन गांव-गांव शमशान घाट और कब्रिस्तान मरने वालों का आंकड़ा चीख-चीख कर बयां कर रहे हैं। अधिकांश मौत तो ऐसी हैं जिनका राज मौत के साथ ही दफन हो गया। ये मालूम ही नहीं हुआ कि मौत की वजह क्या रही। बहरहाल लोगों में इस बार कोरोना को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या बेहद चिंताजनक है। दरअसल रुड़की का लिब्बरहेड़ी गांव, जो जनपद का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला गांव है, कोरोना का काल यहां पर छाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार मौत हो रही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 30 से 35 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी गांव में 15 से 18 लोगों की मौत का आंकड़ा ही बता रहे हैं। जो गांव के अंदर जो सच्चाई है, मैं वह बात कर रहा है जो जमीन की हटे। अभी मैं खेत में से आ रहा था तो मैं आपको मिला तो देख कर आपको एक साहस पैदा आया कि भाई सरकार तक कोई बात पहुंचो, टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों की माध्यम हो इसका, सरकार के इसके बीच में जो हो जनता के टीवी चैनल का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात पहुंचा सको। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर हमारे गांव में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है ये डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में उत्तराखंड में सबसे बड़ा गांव पड़ता है ये। और खेती किसानी मजदूर बहुत ज्यादा है यहाँ से, लगभग यहाँ 10,000 वोट है, तो जनसंख्या तो उसे सर अभी तक यहाँ पर कितनी मौतें हो चुकी हैं और किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है? भाई मौत तो यहाँ 50 को पार करेगी। सच्चाई तो कितने दिनों में हुई? लोग बहुत मर रहे हैं, आए दिन 2-3 लोग मर रहे हैं और बाई दिन 6-6, 7-7 भी मर रहे हैं। लेकिन गाँव में डर का माहौल हो सब लोगों में, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही, क्योंकि किसी का भी टेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना बड़ा गांव है, इसमें तो 2-3 दिन तक लगातार कैंप लगा जब जाकर सबकी टेस्ट हो। तो पता नहीं अभी तक गांव में कितनी मौतें हो चुकी हैं और कितने समय में हुई है? लगभग 30-35 लोग तो मर ही चुके हैं गांव में अब तक। कितने दिनों में मौत हुई? ये अभी 15 दिन के अंदर ही होगी। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई टीम आई हो, किसी अधिकारी को? हाँ, अधिकारी मैंने पटवारी जी को सूचित किया था, अपने सेक्रेटरी साहब को सूचित किया था, एडीओ पंचायत को किया कि भाई गांव में इस तरह का माहौल हो। वो आए भी हैं यहाँ पर, पटवारी जी भी आए, उन्होंने भी देखा, लेकिन ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि कोरोना किसका कोरोना है, कोई कौन कोरोना से मर रहा है, कौन अपनी नेचुरल मौत मर रहा है, ये नहीं डिसाइड हो पा रहा, क्योंकि जब टेस्ट नहीं हो रहा किसी का। अच्छा, जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्हें अपने वो आए हैं क्षेत्र का, उन्होंने कोई दौरा किया? क्षेत्रीय विधायक ने कोई दौरा नहीं करा हमारे गाँव में, ठीक है जी, ना कोई उनकी तरफ से कोई सहायता आई। प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैंने अपने खुद भी अपने पैसे से सैनिटाइजर करवाया गाँव को एक बार।
सब डिवीज़न में ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी मशीनरी है, चाहे आशा है, चाहे एएनएम है, लेखपाल है और ग्राम विकास अधिकारी है, और इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जो स्वयं सहायता समूह, जिसमें ग्राम प्रधान है और 3 से 4 और सोशल वर्कर है। तो उनके लेके जो हमारी ग्राउंड रूट की जो मशीनरी है, उनके माध्यम से तो एक तो पूरा डाटा ये कलेक्ट किया जा रहा है कि गांव में कितने लोगों को खांसी जुकाम इत्यादि लोग पीड़ित हैं उन चीज़ों से, और जैसे सूचना कलेक्ट हो रही है उनके माध्यम से उनको फर्स्ट एड के रूप में मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल किट इत्यादि डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और इसके अलावा ब्लॉक के माध्यम से कंटिन्यू सैनिटाइजर इत्यादि करवाया जा रहा है, और लेखपालों के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कौन व्यक्ति नीडी है जिसको इमीडिएटली हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको राशन इत्यादि मुहैया करवाया जा रहा है। ऑलरेडी 9,000 समथिंग के आसपास लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और इसके अलावा जो डिमांड्स ऑक्सीजन इत्यादि को लेके हैं, उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कई लोग स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई है हेल्प के तौर पर, जैसे जैन सोसाइटी है एंड अग्रवाल सभा। कोविड के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना के दौर के चलते रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। बता दें कि कोविड से रोडवेज के 15 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है, जिनके लिए सरकार से किसी भी तरह के मुआवजे की अब तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जबकि दूसरे अन्य राज्यों में कोविड के दौरान कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा करवाया गया है। कर्मचारी नेता कमल पपने ने बताया कि उत्तराखंड रोडवेज की बसें उत्तराखंड की सीमा तक ही जा रही हैं, जिसके चलते रोडवेज की गाड़ियों के तेल का पैसा भी नहीं निकल पा रहा। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जब तक कोविड के मामले कम नहीं होते तब तक रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। समय पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवहन निगम की हालत बड़ी दयनीय है। 4 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और करीब हमारे 15 से ज़्यादा कर्मचारियों की इसमें कोरोना काल में मृत्यु हो गई है। जो कोरोना वॉरियर्स का उनको जो सरकार द्वारा अन्य राज्यों में दिया जा रहा है 50 लाख का, उनको 50 लाख का उनका बीमा दिया जाए। और मेरा सरकार से आग्रह है कि राज्य सरकार से और परिवहन निगम के एमडी से कि इस परिवहन निगम को तत्काल जनहित के फैसले को देखते हुए इसको तत्काल फिलहाल अभी इसे बंद किया जाए, क्योंकि इस समय परिवहन निगम पूरे प्रदेश में घाटे में चल रहा है। इस समय तेल की भी जो है लागत वो भी नहीं आ रही है परिवहन निगम में। तो कहाँ तक बसें चल रही हैं? बसें हमारी जो हर जिले में अपने जिले को मतलब उत्तराखंड को, जैसे देहरादून रीजन की बसें हैं तो देहरादून चिड़ियापुर तक चल रही हैं और नजीमाबाद तक, बॉर्डर तक, और यहाँ की नैनीताल। तो फिलहाल आपने उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।